नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का व्यस्त जी क्विज में। तो दोस्तों आज से देखिए बिहार स्टेट परीक्षा 2026 के लिए शिक्षण कला का एक न्यू प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहने वाला है। देखिए ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर तैयार किया गया है। जो आपका न्यू सिलेबस रहेगा 2026 का स्टेट का, उसी पैटर्न पर बिल्कुल तैयार किया गया है और सारे चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए रखे हुए हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम पेपर में हिट करेगा। ठीक है, तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक कंप्लीट कीजिएगा और लास्ट में स्कोर बताइएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी, और जो भी चल पड़ना है चलो को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप अन्यथा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पेशल आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप हम बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए आज का पहला प्रश्न करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। देखिए अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो ना, आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। देखिए आप सबको कहते हैं कि प्रश्न का आंसर आप जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस प्रश्न का आंसर आप लिख देते हैं वो प्रॉपर प्रश्न आपको याद हो जाता है। तो इतना काम जरूर किया कीजिए आप सभी। तो अधिगम प्राकृतिक क्रिया क्या है, तो याद रखिएगा ये जीवित प्रणाली का क्रिया है। ऑप्शन में डी, जो भी टिक करे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर बात आया हुआ है अधिगम का। देखिए अधिगम जो है ये आपका कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा अधिगम आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक ज्ञानात्मक अधिगम होगा, संवेदनात्मक अधिगम होगा और एक आपका गामक अधिगम होगा। तो याद रखिएगा आप सभी 3 प्रकार होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा कि अधिगम के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी, ये सभी होगा, यानी कि उच्च स्तर का उच्च हो जाएगा, ध्यान हो जाएगा और स्मृति हो जाएगा। ये सभी अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है। ठीक है, तो ऑप्शन में डी जो भी टिक करे बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए जो अधिगम होता है इसका उद्देश्य की बात किया जाए, इसका मुख्य कितना उद्देश्य होता है, तो मुख्य इसका 3 उद्देश्य होता है अधिगम का। क्या क्या होता है, तो पहला होता है ज्ञान, उसके बाद मनोवृत्ति, तीसरा होता है कौशल। याद रखिएगा अगर उद्देश्य पूछा जाए कि अधिगम का उद्देश्य कितना है, तो 3 उद्देश्य ज्ञान, मनोवृत्ति और कौशल होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। चलिए आगे देख लीजिएगा, संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है। देखिए अगर संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण की बात किया जाए तो ये आपका सूचना होगा। ठीक है, जो भी ऑप्शन में ए टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि सर हाँ मेरे लिए मेहनत किया हुआ है ना, तो एक लाइक करके शेयर कीजिएगा और जो चल पड़ना है चलो को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार से और भी जो क्लास आएगा ना इंपॉर्टेंट, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। देखिए बेस्ट कंटेंट के साथ में आपका तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तैयारी को लेकर बिल्कुल मत सोचिएगा और क्वेश्चन का लेवल आपको वही दिया जाएगा जो पेपर में आपका पूछा जाता है। ठीक है, और आपका संज्ञानात्मक अगर शिक्षण सिद्धांत की बात किया जाए तो ये आपका सूचना और स्मृति, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सूचना और स्मृति के आसपास की आंतरिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है। अगर स्मृति रहे तो वो भी आपको टिक करना होगा, याद रखिएगा आप सभी। तो संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत सूचना और स्मृति के आसपास की आंतरिक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। देखिए अगर अनुदेशनात्मक उद्देश्य की बात किया जाए तो ये आपका विशिष्ट होगा, मापन योग होगा और क्रिया केंद्रित होगा, यानी कि ये सभी हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में डी टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत हुई है। तो देखिए इसकी शुरुआत शिकागो विश्वविद्यालय से हुई है। जो भी ऑप्शन में सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर होगा, शिकागो विश्वविद्यालय से। देखिए अगर ब्लूम की बात किया जाए तो इसके वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से 6 उद्देश्य में रखा गया, याद रखिएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ब्लूम के वर्गीकरण के मूल 6 उद्देश्य हैं। कौन कौन सा है, पहला ज्ञान होगा, दूसरा समझ, इसके बाद तीसरा आवेदन, इसके बाद संश्लेषण, उसके बाद आपका विश्लेषण और मूल्यांकन। ये कुल 6 इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। क्या बताएं, ज्ञान, समझ, आवेदन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये आपका कुल 6 उद्देश्य हैं। तो ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी बिल्कुल। शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है।
तो देखिए, अगर शिक्षण की आधुनिक विधि की विशेषता की बात किया जाए तो ये आपका क्रिया केंद्रित होता है, अन्योन्य क्रिया होता है और आपका समकक्ष सहयोग होता है। तो ये आपका सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता क्या है, तो ये सभी होगा। अच्छा, यहाँ पर शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षण के आधुनिक विधि में शामिल क्या क्या होता है, जब भी अगर शामिल की बात किया जाए तो इसमें शामिल जो होगा, पहला ध्यान रखिएगा शिक्षार्थी केंद्रित होता है ये। इसके अलावा दूसरा इसमें क्या होता है, कार्य आधारित होता है। तीसरा संसाधन आधारित होता है। चौथा आपका प्राकृतिक में एकीकृत होता है और पांचवा आपका होता है सहकर्मी सहयोग। तो जो बोल रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप सभी, बारीकी से चीज़ें समझ में आएगा। अगला है कि आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। तो देखिए, आगमन विधि जो है छात्र की भागीदारी को, रुचि को, करके सीखने को प्रोत्साहित करता है आगमन विधि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा। देखिए, आगमन विधि की विशेषता क्या है, बताएं क्या आप सभी को, कोई बता सकते हैं हमें? चलिए आंसर कीजिएगा। आगमन विधि की विशेषता क्या क्या है? तो जैसे कह सकते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहला विशेषता इसका विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरा विशेषता क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उसके बाद तीसरी विशेषता क्या है इसका, मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। और चौथी विशेषता क्या है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। और पांचवी विशेषता क्या है इसका, तो याद रखिएगा सरल से कठिन की ओर। तो ये सभी आगमन विधि की विशेषता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या क्या बताएं, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से कठिन की ओर। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है। रोल प्ले विधि की यहाँ पर बात किया गया है। तो याद रखिएगा ध्यान केंद्रण का अभाव होता है इसमें, जो रोल प्ले विधि होता है। तो ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर होगा, ध्यान केंद्रण का अभाव होता है। उसके बाद आगे देखिएगा आप सभी, पाठ योजना निर्धारित करता है। देखिए सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। पीडीएफ के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, अन्यथा आप सभी के लिए हम स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो भी इस बार स्टेट पास करना चाहते हैं। आप सभी बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जो पीडीएफ है, नोट्स है, वो सारा चीज हम आपको देंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटी को प्रेस करके रख लीजिएगा। तो अधिगम उद्देश्य होगा, याद रखिएगा। तो पाठ योजना निर्धारित करता है अधिगम उद्देश्य। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखिएगा आप सभी, कक्षा में शिक्षक की क्रियाओं तथा सहायक सामग्री की पूर्ण जानकारी करना, याद रखिएगा आप सभी। दूसरा, निर्धारित पाठ वस्तु के सभी तत्वों की विवेचनाएं करना। तीसरा हो जाएगा कक्षा शिक्षक की समय शिक्षा की विस्मृति की संभावना को कम करना। तो ये सभी पाठ योजना का उद्देश्य होता है। अब आइए अगला देख लीजिएगा, 5E मॉडल विकसित हुआ था। देखिए 5E मॉडल जो है ये रचनात्मक वाद के लिए विकसित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए अगर सूक्ष्म शिक्षण की बात किया जाए तो याद रखिएगा शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बताएं, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना ही सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य था, याद रहेगा आप सभी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अनुदेशन प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा कक्षा के अंदर में, ध्यान रखिएगा आपसे, कक्षा के अंदर में अनुदेशन प्रदान किया जाता है। तो ए राइट आंसर होगा, याद रहेगा क्या आप सभी को, बिल्कुल याद रखेंगे आप सभी। जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आंसर कर लीजिएगा। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है पेपर में, बिल्कुल हड़बड़ाइएगा मत। बेसिक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा आप सभी, इसके बाद थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कहीं ज़्यादा हार्ड आता है तो नहीं रहता है। हम एग्जाम खुद ही दिए हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवा रहे हैं वहां पर भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो बेसिक और मॉडरेट क्वेश्चन आता है, इसीलिए बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है आप सभी को। ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। अंकन प्रक्रिया और अंकन अर्थापन प्रक्रिया, तो ये आपका दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। आगे है कि कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। देखिए कक्षा स्थापित करना उदाहरण होगा कक्षा प्रबंधन, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, कक्षा प्रबंधन का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए।
क्या चाहिए, यहाँ समावेशी शिक्षा की बात किया गया है। तो याद रखिएगा सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व दें। ध्यान रखिएगा एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को होना चाहिए कि जितने भी आपका संस्कृति है उसका सम्मान और महत्व देवो। बात समझे, सी राइट आंसर होगा। अगला है पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। तो ये आपका शिक्षा का उद्देश्य पर, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण पर और अभिन्यास एवं रचना पर। तो ये आपका डी राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी पर। तो पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है, ये सभी पर करता है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तकालय का उद्देश्य है। तो देखिए पुस्तकालय का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, यानी कि ज्ञान और सूचना प्रदान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। याद रखिएगा किसका, पुस्तकालय का। अगला है प्रभावी शिक्षक है। देखिए प्रभावी शिक्षक क्या होता है, तो याद रखिएगा जो छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, जो छात्र को सीखने के लिए जो प्रेरित करता है उससे ही हम सभी क्या कहते हैं, प्रभावी शिक्षक कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है पेपर में, बात समझे, क्योंकि हम ऑलरेडी पेपर दिए हुए हैं, पेपर अच्छा खासा नंबर से पास हुए हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे, बहुत ज़्यादा नंबर था। तो आराम से हम आपको बता रहे हैं कि आराम से निकाल लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा, उतना प्रेशर मत लीजिएगा, आप सिर्फ तैयारी कीजिए। ठीक है, आराम से आपका निकलेगा पेपर, बात समझे। अगला है एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह छात्र से सम्मान पाता है। ठीक है, यानी कि छात्र से सम्मान पाकर शिक्षण का आनंद ले सकता है एक व्यक्तिगत पेशे के रूप में। बात समझे क्या, बिल्कुल बात समझे आप सभी। अगला है कि उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। तो इसे अबोध स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे, अबोध स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात किया जाए तो ये आम तौर पर 3 स्तर का होता है। बात समझे, कितने अस्त्र का होता है, 3 अस्त्र का होता है। कौन कौन सा 3 अस्त्र हो जाएगा, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। पहला होता है आपका स्मृति अस्त्र, जो ये देख रहे हैं स्मृति अस्त्र, ये पहला होता है। दूसरा जो होता है वो आपका अबोध अस्त्र होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है वो आपका चिंतन अस्त्र का होता है। बात समझे, तो ये आपका 3 अस्त्र का होता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। बात समझे क्या, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस अस्त्र तक शिक्षण करना चाहिए, तो अबोध अस्त्र तक। बात समझे, ए राइट आंसर होगा। अगला है मूल्यांकन प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर मूल्यांकन प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो ये आपका सी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, मात्रात्मक भी मूल्यांकन होता है और गुणात्मक भी मूल्यांकन होता है। बात समझे, मूल्यांकन की अगर बात किया जाए तो शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है मूल्यांकन। ध्यान रखिएगा, और ये प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। मूल्यांकन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं पता है क्या आप सभी को, मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं, तो ध्यान रखिएगा आप सभी। मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, एक संरचनात्मक मूल्यांकन और एक योगात्मक मूल्यांकन। ध्यान रखिएगा, संरचनात्मक मूल्यांकन और आपका एक योगात्मक मूल्यांकन होता है। अगला है कि शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाव है। तो शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाव क्या हो जाएगा, अधिगम अनुभाव होगा। याद रखिएगा आप सभी, ठीक है, अधिगम अनुभाव होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। तो देखिए मूल्यांकन भूमिका जो अदा करता है ये क्या करता है पता है क्या आप सभी को, ये सभी करता है, यानी कि शिक्षण में करता है, पाठ्यचर्या में करता है और परीक्षण में करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। आगे है कि पाठ्यचर्या का सिद्धांत आधारित है। देखिए पाठचर्या का सिद्धांत जो है ये आपका विषय वस्तु पर आधारित होता है, गतिविधि पर आधारित होता है और छात्र पर, यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। तो पाठचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित है, विषय वस्तु, गतिविधि, छात्र, ये सभी पर आधारित हैं। इसके बाद आगे समझिएगा कि शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया। तो शिक्षा बिना बोझ ये किसके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा आप सभी, प्रो यशपाल के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप सभी, प्रो यशपाल के द्वारा दिया गया था शिक्षा बिना बोझ। अगला है कि बच्चों का सामाजिकीकरण शुरू होता है, राइट आंसर होगा परिवार से। ध्यान रखिएगा आप सभी, कहाँ से होता है, परिवार से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है वह है। तो प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है वो आपका समाजीकरण है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे हैं कि अच्छे छात्र वो होते हैं जो, देखिए अच्छे छात्र वो होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छे छात्र वो होते हैं जो हमेशा
सीखना चाहते हैं। अगला है छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। तो देखिए छात्र सबसे अच्छी तरह से करके सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई काम अगर करके वो सीखेगा ना, वो बढ़िया से सीख पाता है। ठीक है, बात समझे, इसीलिए गतिविधि सिद्धांत पर विशेष जोर दिया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, यानी करके सीखने पर। अगला है कि वास्तविक वस्तु को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में देखना चाहिए। तो ये रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए भागीदारी बढ़ाता है। याद रखिएगा आप सभी, यानी कि ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। बात समझे, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। क्या यहीं क्लास समाप्त कर दे? नहीं, जो जीके वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट करवा देते हैं आप सभी को। देखिए गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी। तो यानी गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था ये किस भाषा में दिया था? तो याद रखिएगा आप सभी, पाली भाषा में दिया था। याद रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, वाराणसी में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। और कुशीनगर में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। याद रखिएगा। राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जलडुमरी मध्य में स्थित है? तो देखिए राम का पुल या राम सेतु की बात किया जाए तो ये आपका पाक जलडुमरी में स्थित है। ध्यान रखिएगा आप सभी, पाक जलडुमरी मध्य जो है ये आपका श्रीलंका को भारत से अलग करता है। मार्च 2020 लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक रही थी? ये 2020 लॉकडाउन का प्रश्न है। याद रखना होगा तो याद रख लीजिएगा, नहीं रखना होगा तो मत रखिएगा। कोयला इसका सही होगा, इसकी वृद्धि सकारात्मक रही थी, कोयला का। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया था? तो ये तो सभी को पता होगा, 1912 में हुआ था। क्या? नहीं, गलत बात। यहाँ से 1912 में जो अलग हुआ था, बंगाल से बिहार अलग हुआ था। बात समझे, यानी कि वेस्ट बंगाल से क्या हो गया? यानी कि वेस्ट बंगाल से क्या हो गया? बिहार अलग हो गया था। जबकि अगर बिहार की बात किया जाए, उड़ीसा इससे जो अलग होता है ये आपका 1936 में अलग होता है। बात समझे, बात समझ रहे हैं? 1936, जो 1936 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आप सही कर लीजिएगा 1936। और 2000 ईस्वी में कौन अलग हो जाता है? झारखंड अलग हो जाता है। बात समझे क्या? हाँ। अगला है पटना मरीन ड्राइव बिहार के थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो डैश के साथ चलता है। तो ये आपका गंगा नदी के साथ चलता है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, चीज़ें समझे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक के कारण के लिए जिम्मेदार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी, भस्मक और वाहनों से उत्सर्जन, यानी कि दोनों, ये दोनों हो जाएगा आपका प्रदूषक का मुख्य जिम्मेदार। बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे आप सभी। तो चलिए आज कितना ही, आज के इस सेट में कुल 36 प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए थे, जिसमें आपका शिक्षण कला और उसके बाद जीके वाला जो प्रश्न था वो आपका कंप्लीट हो गया था। बात समझे क्या? और जो भी जीके और जो साइंस का और पर्यावरण का जो क्वेश्चन रहेगा वो भी हम ऐड कर देंगे इसी में, जिससे कि आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट तैयार हो जाएगा। बट थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग आपको देखना हो जाएगा। ठीक है, बस आपको मैथ और रीजनिंग को थोड़ा देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग बता देंगे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं रहता है, बेसिक ही क्वेश्चन रहता है, आराम से बना लीजिएगा आप सभी। बात समझे? बाकी बात अपना सब्जेक्ट पे फोकस कीजिएगा। जो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 नंबर जो आपका शिक्षण कला का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पे फोकस कर लीजिएगा, रिजल्ट आराम से हो जाएगा। तो जितने भी PYQ है वो हम कंप्लीट करवा रहे हैं आप सभी को। साथ में जो 100 क्वेश्चन आपका मुख्य विषय से पूछा जाएगा उसका भी प्रॉपर हम आपके लिए क्लासेस ला देंगे। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तैयारी कीजिएगा। उस लेवल का आपको दिया जाएगा कंटेंट जिस लेवल का पूछता है, जहां तक होगा कि हम उससे थोड़ा हाई ही करके देंगे, ताकि अगर आयोग इधर उधर से प्रश्न पूछ ले तो आराम से आप हैंडल करके प्रश्न को बना लीजिएगा। बात समझे क्या? बिल्कुल बात समझे आप सभी। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।